दोस्तों, भारतीय राजनीति में अगर कोई चीज़ कभी नहीं बदलती तो वो है समय पर फैसले ना लेना और फिर उसे रणनीति कह देना। और इस साल 2025 में बीजेपी ने इस कला को ना सिर्फ परफेक्ट कर लिया है बल्कि उसे इंटरनेशनल लेवल का तमंगा भी दे दिया है, क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी वजह से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक घोषित नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे, अरे भाई इसमें इतना बड़ा ड्रामा क्या है? तो सुनिए, राजनीति में नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो भविष्य का नक्शा होता है। जिस दिन बीजेपी अपना नया अध्यक्ष घोषित करेगी उसी दिन से पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह सत्ता का गणित बदलना शुरू हो जाएगा। और ये गणित सिर्फ विरोधी पार्टियों को परेशान नहीं करेगा बल्कि घर के अंदर बैठे कुर्सी की तरफ नजर गड़ाए अपने ही नेताओं को भी बेचैन कर देगा। इसलिए नाम लटकाना जरूरी है, बहुत ज़रूरी। अप्रैल से अगस्त, घटनाओं का कुशल प्रबंधन। याद है अप्रैल 2025 का महीना, वो महीना जब अचानक भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव की खबरें आने लगी। मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। सीमा पर गोलाबारी, सेना अलर्ट पर, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध की कोशिश। अब राजनीतिक कैलेंडर उठाकर देखिए, अप्रैल में ही पार्टी के अंदर चर्चा थी कि जून तक नया अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। लेकिन तभी जैसे कोई अदृश्य निर्देशक स्क्रिप्ट लिख रहा हो, भारतीय पाकिस्तान का मुद्दा छा गया। पहले सुरक्षा का हवाला, फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट, फिर विदेश नीति पर बयान। इन सब के बीच बीजेपी का अध्यक्ष चुनना राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची से नीचे फिसल गया। जून में माहौल थोड़ा शांत हुआ तो लगा शायद अब नाम आ जाएगा, लेकिन तभी एक और मुद्दा आ गया। पड़ोसी देश में राजनीति उथल-पुथल, इंटरनेशनल मंचों पर भारत की सक्रियता और कुछ आर्थिक आंकड़े जिन्हें पेश करने में वित्त मंत्री ने अपनी जटिल भाषा का इस्तेमाल किया कि आम आदमी तो छोड़िए, पत्रकार भी कंफ्यूज हो गए। आरएसएस बनाम मोदी शाह, घर के भीतर का तूफान। अब असली मसाला आता है। आरएसएस, जो बीजेपी का वैचारिक पालन पोषण है, को इस नाम टालने की कला में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। संघ के बड़े नेता खुलकर तो वही बोल रहे हैं, लेकिन उनके भीतर बेचैनी साफ है। उनके लिए पार्टी अध्यक्ष का पद सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट नहीं बल्कि विचारधारा की कमान है। संघ का दबाव साफ है, नाम घोषित करो ताकि संगठन का ढांचा साफ हो। लेकिन मोदी शाह का जवाब उतना ही साफ, अभी सही समय नहीं आया। दरअसल संघ को डर है कि अगर अध्यक्ष की घोषणा देरी से हुई तो पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी, और मोदी शाह को डर है कि अगर जल्दी घोषणा हुई तो गुटबाजी पहले से ही शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रेशन प्लान। इंडिया पाकिस्तान का पुराना कार्ड। अब बात आती है उस ट्रम्प कार्ड की जो हर बार राजनीति में काम करता है। भारत पाकिस्तान का मुद्दा। ये कोई नई बात नहीं है। जब देश के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला टालना होता है या किसी नेता पर दबाव बढ़ता है, तब सीमा पार की हलचल अचानक सुर्खियों में आ जाती है। और इस बार भी यही हुआ। मोदी सरकार को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, खासकर पाकिस्तान से जुड़ी खबरें घरेलू राजनीति में एक कवच का काम करती है। वो विपक्ष को राष्ट्रवाद बनाम बाकी सब की बहस में खींच लाती है और असली सवाल पीछे छूट जाता है। विपक्ष की चुप्पी, क्योंकि दुश्मन घर में है। अब सोचिए, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें विपक्ष भी ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं कर रहा? ये वही मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि मोदी और शाह के सामने बड़ा चैलेंज अभी राहुल गांधी या ममता बनर्जी नहीं बल्कि उनके अपने लोग हैं। आरएसएस की बेचैनी, पुराने बीजेपी नेताओं की महत्वाकांक्षा और कुछ राज्यों में गुटों का प्रभाव, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे विपक्ष को बस इंतज़ार करना है। उन्हें पता है कि अंदर की लड़ाई बाहर से होने वाली किसी भी लड़ाई से ज़्यादा नुकसान करेगी। आगे की चालें, लॉलीपॉप जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? तो भाई ये लॉलीपॉप यानी नाम टालने का खेल ऐसे ही जारी रहेगा। कभी इंटरनेशनल मुद्दा, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा, कभी आर्थिक सुधार, कभी चुनावी तैयारी। हर बार एक नया बहाना तैयार होगा। मोदी शाह जानते हैं कि जैसे ही अध्यक्ष का नाम घोषित होगा, मीडिया का फोकस वहां शिफ्ट हो जाएगा और इससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए वो वक्त को खींचते रहेंगे और हर बार जनता को समझाते रहेंगे कि ये रणनीति है, देरी नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं, ये भारतीय राजनीति का आईना है। यहाँ फैसले कम और उनका टाइमिंग ज़्यादा मायने रखता है। नाम टालना एक तरह की पॉलिटिकल आर्ट है
जिसमें आप विरोधियों को सस्पेंस में रखते हैं, अपने साथियों को बेचैन रखते हैं और जनता को ये यकीन दिलाते हैं कि ये सब उनके भले के लिए है। तो अगली बार जब टीवी पर कोई बोले बीजेपी ने अभी अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं किया, तो आप समझ जाइए कहानी का अगला सीन तैयार हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पीएम ने सत्ता की राजनीति में जो दबदबा बनाया है वो अभूतपूर्व है, लेकिन यही दबदबा अब संघ के लिए चुनौती बन गया है। संघ की सोच है संगठन सर्वोपरि, लेकिन मोदी जी की शैली है व्यक्ति सर्वोपरि। यही है टकराव की असली जड़। संघ को लगता है कि मोदी शाह की जोड़ी ने भाजपा को हाईकमान कल्चर में बदल दिया है। अब फैसले नागपुर नहीं, दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग से तय होंगे। आरएसएस के विचारक कहते हैं पार्टी में अब नीचे से ऊपर का संवाद नहीं बचा, सब कुछ ऊपर से नीचे आ रहा है। संघ की नाराजगी तब और बढ़ गई जब राज्यसभा संगठन में नियुक्तियों और यहाँ तक कि मंत्रियों के चयन में संघ की राय को नज़रअंदाज किया जाने लगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब संघ के प्रिय चेहरों को या तो किनारे किया गया या उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। उदाहरण के लिए संघ चाहता था कि राम माधव को एक प्रमुख भूमिका दी जाए, लेकिन उन्हें धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया। संघ को यह भी रास नहीं आया कि दत्तात्रेय होसबोले और भैयाजी जोशी जैसे सीनियर प्रचारकों को राजनीतिक मामलों में कोई भूमिका नहीं दी गई। अब बात करते हैं उस बिंदु की जहां ये संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंचा है। सूत्र बताते हैं कि संघ ने कई बार चेतावनी भेजी, कभी होसबोले के जरिए, कभी मोहन भागवत के भाषणों में छिपे संकेतों के जरिए, लेकिन पीएमओ ने इसे स्वतंत्र सत्ता के अधिकार की तरह देखा और हर बार नज़रअंदाज किया। 2024 के बाद संघ को उम्मीद थी कि मोदी एक संतुलित सरकार बनाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। मंत्री बनते समय ही संघ ने सुझाए नाम काट दिए। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी संघ परेशान है, क्योंकि अब संघ के स्वयंसेवकों को लगने लगा है कि भाजपा संघ से निकली पार्टी नहीं बल्कि मोदी ब्रांडेड प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। अब संघ ने अपनी राजनीति बदल दी है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि आरएसएस अब समानांतर नेताओं को तैयार कर रहा है, जैसे कि संघ संचालक के नज़दीक कुछ प्रचारकों और गैर राजनीतिक मंचों से सक्रिय किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद, भारत माता की जय मंच, स्वदेशी जागरण मंच, ये सब फिर से एक्टिव हो रहे हैं। एक बड़ी बात सामने आई है, जगदीप धनखड़ प्रकरण। ये सिर्फ राज्यसभा का मामला नहीं था, ये संकेत था कि संघ अब पीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। खबर ये है कि संघ ने धनखड़ को आगे करके एक संवैधानिक विद्रोह की तैयारी की थी। पीएमओ को भनक लगते ही सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। संसद सत्र से ऐन पहले धनखड़ की विदाई हुई। ना स्पष्टीकरण, ना संवाद। एक तरह से यह सर्जिकल स्ट्राइक थी जो दिल्ली में बैठा सत्ता केंद्र कर रहा था संघ की पृष्ठभूमि पर। अब सवाल ये है, क्या संघ चुप बैठने वाला है? जवाब है नहीं। संघ नहीं लड़ता, लेकिन चुनाव जीताता है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को ठंडा कर दे तो बीजेपी का जमीन से संपर्क टूट सकता है, और ये बात मोदी शाह अच्छे से जानते हैं। इसलिए अब मोदी भी संघ से संवाद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि संघ चाहता है कि 2029 से पहले सत्ता में संघ समर्थन चेहरा लाया जाए। यही नाम आता है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ का। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है विजयदशमी भाषण 2025। माना जा रहा है कि मोहन भागवत उस दिन कोई बड़ा संदेश देंगे और ये सीधा नरेंद्र मोदी को लक्षित होगा। यह एक शास्त्र नहीं, शास्त्र की घोषणा होगी। तो दोस्तों, ये कहानी है उस अंतहीन सत्ता संघर्ष की जो संविधान से ऊपर, संसद से बाहर और प्रचार से परे चल रहा है। ये आरएसएस बनाम पीएमओ की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ वैचारिक अनुशासन है तो दूसरी तरफ चाय से चक्रव्यूह तक की राजनीति। आखिर में देश को तय करना होगा कि वो संगठन की परंपरा में विश्वास रखे या व्यक्तिगत करिश्मे में। लेकिन एक बात तय है, 2029 से पहले सत्ता के गलियारों में भूचाल आना लगभग तय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।